हेलो एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशंस। आज के इस वीडियो में हम रिवीजन सेशन देखने जा रहे हैं ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका एग्जामिनेशन 26 से स्टार्ट है, ठीक है, और आपके एडमिट कार्ड्स भी आ चुके हैं। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी कम डेज रिमेनिंग है, 2 to 3 डेज ही रिमेनिंग है। सो इन 2 to 3 डेज में किस तरीके से आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो कि आपका पेपर 1 होता है, पेपर 1 की आपको किस तरीके से प्रिपरेशंस करनी है, किस तरीके से आपको 2-3 दिन में आपको कौन सी चीजों पर ज्यादा फोकस रहना है, क्या क्या आपको रीड करना है, कौन सी चीजें लास्ट मोमेंट पे आपको पढ़ना है, जिससे क्वेश्चन बैंक है, रिवीजन पैकेज है, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और इन 2 दिन में अगर आपने किसी ने भी, अगर जिसको लगता है कि मैं प्रिपेयर नहीं हूँ एग्जामिनेशन के लिए, मुझे इस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए था, और कई स्टूडेंट्स को एंड मोमेंट पर अपना कॉन्फिडेंस लो फील करते हैं, तो उसी लिए हम आपके लिए रिवीजन पैकेज लेकर आए हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन बैंक भी हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम 100% पासिंग गारंटी देते हैं। यानी हमारी क्वेश्चन बैंक से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ये हम आपको 100% पासिंग गारंटी देते हैं। तो इसका हमारे पास, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारी ही क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे विद 100% गारंटी। यानी आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। जो जितना हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, अगर आप उतना भी स्टडी कर कर चले जाओ, तो आप इजीली आपके एनटीए पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओगे। तो याद रखिएगा, रिवीजन पैकेज काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारे इस ऐप पर, ग्लोबल ऑनलाइन ऐप की जिस तरीके से हमारा लोगो नजर आ रहा है आपको, इस ऐप पर जाकर आपको रिवीजन पैकेज को एक्सेस करना है, जिसके लिए लिंक हमने नीचे कमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी बताया रखा है। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद टुडेस सेशन। तो यहाँ पर मैं आपको जल्दी से बता दूं, जो हमारा रिवीजन पैकेज है, इसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि आपको रिवीजन वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, एक्सपर्ट्स के डिजाइन करे हुए क्वेश्चन मिलते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस है, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। तो इन सारी चीजों के आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं हम, जिसमें से गारंटीड आपको 25 प्लस एमसीक्यूज देखने मिलेंगे एग्जामिनेशन में। देन मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि सीबीटी टाइप है, यानी कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट है, प्लस नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो मॉक टेस्ट से हम आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं कि एग्जामिनेशन में आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, किस तरीके से आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ट्रिक्स क्वेश्चन में ही दी जाती है, किस तरीके से आपको सारी चीजों को हैंडल करना है, ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं। देन रिवीजन पीडीएफ और यू कैन से क्वेश्चन बैंक, जिसमें हमने 1500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर रखे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है। तो इस पीडीएफ से आप डायरेक्टली क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। तो ये जो सारा कंटेंट है आपको बायलिंगुअल लैंग्वेज में देखने मिलेगा, हिंदी इंग्लिश, जिसके लिए अगेन व्हाट्सएप नंबर हमारा हाईलाइटेड है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, और रिवीजन पैकेज को आप एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक हम आपको नीचे कमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स, एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे। इन सारे सब्जेक्ट्स पर हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इन सारे सब्जेक्ट्स के अलावा भी आपको कोई और सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप मुझे कॉमेंट कर बता सकते हो। उस पेपर 2 के लिए भी आपको दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टेक्ट करना है। सो दैट्स इट, हम आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। Essence of both basic and applied research lies in। इस क्वेश्चन में हमें यह फाइंड आउट करना है कि एसेंस मतलब इम्पोर्टेंस, हार्ट, बेसिक और अप्लाइड रिसर्च का हार्ट क्या होती है, इम्पोर्टेंस क्या होता है, वो किस चीज पर लाई करती है, हमें ये पता करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक और अप्लाइड रिसर्च, ये दोनों भी रिसर्च होती क्या है। बेसिक रिसर्च जिसे हम प्योर रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। सो बेसिक रिसर्च में रिसर्चर न्यू थ्योरीज, न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू आइडियाज को डेवलप करते हैं, ताकि वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सके,
वो अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल कर सके, इसीलिए बेसिक रिसर्च की जाती है। सो बेसिक रिसर्च बेसिकली अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, उनको जानना होता है कि पर्टिकुलर फिनोमेना क्यों अकर हो रहा है, उसके पीछे का रीजन जानना होता है, इसीलिए वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं बेसिक रिसर्च के थ्रू। सो बेसिक रिसर्च में बेसिकली रिसर्चर्स न्यू थ्योरीज, न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू आइडियाज को डेवलप करते हैं। और अप्लाइड रिसर्च में रिसर्चर्स क्या करते हैं, जो बेसिक रिसर्च में रिसर्चर ने जो भी थ्योरीज डेवलप करी है, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी आइडियाज डेवलप करा है, उन्हीं के बेसिस पर उस थ्योरीज, कॉन्सेप्ट और आइडियाज के थ्रू जो प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम अकर होती है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो याद रखिए अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड का मतलब होता है कि कोई चीजों को अप्लाई करना रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर आप कोई थ्योरी है उसको अप्लाई कर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो वो आपकी अप्लाइड रिसर्च कहलाती है। सो याद रखिए अप्लाइड रिसर्च में आप कोई स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। सो आपको एग्जाम में अप्लाइड रिसर्च से भी रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अप्लाइड रिसर्च में बेसिकली रिसर्चर करते क्या है, किस लिए अप्लाइड रिसर्चर परफॉर्म करते हैं। सो याद रखिए अप्लाइड रिसर्च, जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ वर्ड आता है अप्लाइड रिसर्च से रिलेटेड या फिर कुछ डेफिनेशन पूछी जाएगी एग्जाम में आपको अप्लाइड रिसर्च से रिलेटेड, तो आपको ये दो ही वर्ड याद रखने के, अप्लाइड रिसर्च में हम स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और बेसिक रिसर्च इसीलिए की जाती है ताकि रिसर्चर न्यू थ्योरीज, न्यू कॉन्सेप्ट्स और न्यू आइडियाज को डेवलप कर सके, ताकि वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सके। सो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो न्यू थ्योरीज, कॉन्सेप्ट और आइडियाज। थ्योरीज किस चीज पर प्रूफ होती है, साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू। थ्योरीज कैसे बनती है, साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, उसे हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। आपके जो मेथड्स होंगे, आप थ्योरीज को किस तरीके से जनरेट करते हो, मेथड्स अप्लाई कर साइंटिफिक मेथड्स होते हैं। उसी तरीके से कॉन्सेप्ट और आइडियाज, आपके जो आइडियाज होते हैं, आप किसी भी तरीके से आइडियाज नहीं डेवलप करते हो बल्कि साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू जाते हो। तो बेसिक और अप्लाइड रिसर्च में आप जो भी चीज करते हैं वो सारी साइंटिफिक मेथड्स पर बेस्ड होती है। सो बेसिक और अप्लाइड रिसर्च का मेन हार्ट होती है, और बेसिक और अप्लाइड रिसर्च का मेन एम होता है कि वो साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू हर चीज को डेवलप करे और किसी भी प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली या फिर स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उन्हें भी हम एक बारी देख लेते हैं। मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि मार्केट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मार्केट प्लेस हो गया कोई, उससे रिलेटेड ये रिसर्च नहीं की जाती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिसर्च, किसी रिसर्च को मॉनिटर करने के लिए अप्लाइड और बेसिक रिसर्च नहीं की जाती है। अगेन आपको ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी इज कॉस्टिंग मेथड्स। कॉस्टिंग मेथड्स मतलब कॉस्ट से रिलेटेड कुछ मेथड्स। सो यहाँ पर बेसिक और अप्लाइड रिसर्च में हम कॉस्ट रिलेटेड कोई मेथड्स ने अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट, बिफोर सर्चिंग यू शुड डिफाइन द टाइम फ्रेम ऑफ योर रिसर्च व्हाई। सो इस क्वेश्चन में हमें ये पता लगाना है कि अगर आप रिसर्च में आपके कुछ चीजों को सर्च कर रहे हो, कुछ आर्टिकल्स को सर्च कर रहे हो, कुछ फेनोमेना के और कुछ प्रॉब्लम के बारे में, आप कोई टॉपिक है उसके बारे में अगर आप कोई कुछ सर्च कर रहे हो, तो आप आपकी रिसर्च में टाइम फ्रेम डिसाइड करते हो। टाइम फ्रेम मतलब आप ये डिसाइड करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं 2 आवर्स में इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला हूँ या फिर कलेक्ट करने वाली हूँ, इस पर्टिकुलर फेनोमेना के बारे में, इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में मैं कुछ इंफॉर्मेशन सर्च करने वाली हूँ इस पर्टिकुलर टाइम के ड्यूरेशन में। सो आप ऐसा रिसर्च में डिसाइड करते हो। तो यहाँ पर हमें रीजन पूछ रहा है, आप ऐसा क्यों करते हो, उसके पीछे क्या रीजन होगा, हमें ये पता लगाना है। सो हम वन बाय वन सारे ऑप्शंस देख लेंगे और पता लगाएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। सो ऑप्शन ए, सो यू डोंट फाइंड द लाइब्रेरी बिजी। सो आप क्या कर रहे हो, रिसर्च में किसी भी चीज को फाइंड करने के लिए आपने टाइम डिसाइड कर लिया, तो आप इसलिए डिसाइड करते हो कि आपको लाइब्रेरी बिजी नहीं होंगी इसीलिए, नहीं है तो ऑब्वियसली आपको ये रॉन्ग ही ऑप्शन दिख रहा है। लाइब्रेरी बिजी ना हो इसीलिए आप टाइम फ्रेम थोड़ी ना डिसाइड करोगे। सो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ऑप्शन है
इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी, सो यू फाइंड द मोस्ट आर्टिकल्स। सो क्या ऐसा होता है क्या, अगर आप टाइम फ्रेम डिसाइड कर लो तो आपको ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल्स मिल जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आप आर्टिकल्स को फाइंड कर सकते हो? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, हम नहीं कह सकते। कभी कभार आपको ज्यादा आर्टिकल्स मिल सकते, कभी कभार आपको नहीं मिल भी सकते। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन हम पहले ऑप्शन जी देखेंगे। सो यू डू नॉट इनकर अननेसेसरी कॉस्ट। इनकर मतलब आप खर्च नहीं कर रहे हो ज्यादा अननेसेसरी मनी। इनकर का बेसिकली मतलब होता है मनी। आप ज्यादातर अननेसेसरी आप खर्च नहीं करोगे, बेमतलब का आप खर्च नहीं करोगे। तो ऐसा भी नहीं होता। अगर आपने टाइम फ्रेम डिसाइड कर लिया तो यहाँ पर कॉस्ट से रिलेटेड हमें कुछ ऑप्शन दिया है ऑप्शन डी में, मतलब आप अननेसेसरी खर्च नहीं करोगे, अननेसेसरी किसी भी चीज पर स्पेंड नहीं करोगे। ऐसा नहीं होता। अगर आप टाइम फ्रेम डिसाइड कर लो तो आपका पैसा बचेगा, ऐसा नहीं कह सकते हो आप। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन सी, सो यू वर्क व्हेन यू आर मोस्ट एफिशिएंट। सो यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने टाइम डिसाइड कर लिया तो आप उस चीज पर बहुत फोकस रहकर आप उस चीज पर काम करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं 2 आवर्स में मैं ये स्टडी करने वाली हूँ इस टॉपिक पर, तो मैं क्या करूंगी, 2 आवर्स प्रॉपर वो 2 आवर्स में स्टडी पर स्पेंड करूंगी और मैं देखूंगी कि किस तरीके से मुझे काम करना है। तो यहाँ पर अगर मैं किस चीज के लिए कुछ फाइंड करने के लिए रिसर्च में किस चीज का अगर टाइम फिक्स कर रही हूँ तो मैं उस चीज को और एफिशिएंटली और फोकस रहकर कर पाऊंगी उस काम को, अगर मैंने टाइम डिसाइड कर लिया तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सो यू वर्क व्हेन यू आर मोस्ट एफिशिएंट। नेक्स्ट, Why is it important for researcher to review the literature? इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि रिसर्चर अगर रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर रहे हैं अपने रिसर्च में तो वो इम्पोर्टेंट क्यों है, उसका रीजन हमें बताना है इस क्वेश्चन में। सो कोई भी रिसर्च अपने रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर देखते हैं। सो रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, याद रखिएगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जो भी पुराने टॉपिक्स पर रिसर्चर ने रिसर्च किए होते, जिस टॉपिक पर रिसर्च की होगी रिसर्चर ने, वो सारी इंफॉर्मेशन एक जगह प्रॉपर वे में सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सो रिसर्चर और जब भी कोई भी रिसर्च करता है पर्सन, सो अपने टॉपिक को अपनी प्रॉब्लम को चूज करने के लिए वो पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर देखते हैं कि उनको किस टॉपिक में रिसर्च करनी है और किस किस टॉपिक पर पहले रिसर्चर ने रिसर्च की होती है, ये सारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर में मेंशन होता है प्रॉपरली। तो यहाँ पर हमें बेसिकली रिव्यू ऑफ लिटरेचर का रीजन पूछ रहे कि रिसर्चर्स जो है अपने रिसर्च में रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्यों करते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। सो अगेन हम सारे ऑप्शंस देख लेंगे और पता करेंगे कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा। सो ऑप्शन ए, बिकॉज इट इज ट्रेडिशनल। सो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना रिसर्च में ट्रेडिशनल है, मतलब एक परंपरा है। नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते ये कोई ट्रेडिशनल नहीं है। सो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा। सो याद रखिए, आपको क्वेश्चन में कुछ कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो ऑब्वियसली रॉन्ग होते हैं, आपको रीड करने पर ही पता चल जाता है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट होने वाला है, और कुछ कुछ नेगेटिव ऑप्शंस भी होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा। देन हम पहले ऑप्शन से देखेंगे, बिकॉज इट आइडेंटिफाइज लाइक माइंडेड रिसर्चर्स। नो, आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हो तो आपको पता चलेगा कि अगर आप जो सोच रहे हो तो दूसरा रिसर्चर भी वही सोचेगा। क्या आप किसी रिसर्चर की सोच बता पाओगे कि अगर आप रिव्यू लिटरेचर करोगे? नहीं, मतलब लाइक माइंडेड रिसर्चर का मतलब होता है सेम सोच रखने वाले रिसर्चर। नहीं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर अगर आप कर रहे हो तो आपको सेम सोच रखने वाले रिसर्चर पता लग जाएंगे, ऐसा आप उनको आइडेंटिफाई करोगे, ऐसा हम नहीं कह सकते। ऑब्वियसली ये भी आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी, बिकॉज इट शोज टाइम हैज बीन स्पेंट ऑन दी सब्जेक्ट। नहीं, अगर आप रिव्यू लिटरेचर करते हो तो उसमें ये टाइम नहीं मेंशन होता है कि उस सब्जेक्ट पर कितना टाइम स्पेंड किया गया। याद रखिएगा, रिव्यू लिटरेचर में आपको टाइम नहीं बताता है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कितना टाइम लगा है, कितने टाइम में रिसर्च हुई है, ये सब नहीं बताया जाता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिकॉज इट विल फाइंड इफ anyone has done the work before। so review of literature आप इसीलिए करते हो कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पर जिस पर भी आप रिसर्च करना चाह रहे हो, सो उस टॉपिक पर पहले कितने रिसर्चर्स ने काम करे हैं, कितना काम हुआ है, किन किन लोगों ने उस पर काम करा है, ये आप बेसिकली ये पता लगाने के लिए आप रिव्यू लिटरेचर करते हो। और रिव्यू और लिटरेचर आप इसलिए भी करते हो ताकि आप देख सको कि
किन किन टॉपिक्स पर गैप्स है, कौन से गैप्स प्रेजेंट है, सो आप उन गैप्स पर रिसर्च कर सको। सो आप रिव्यू लिटरेचर बेसिकली इसीलिए करते हैं तो आपको पता लगे कि पहले किस किस रिसर्चर ने उस पर काम किया है, ताकि आप अगेन उस टॉपिक पर रिसर्च ना करो, कुछ न्यू टॉपिक पर आप रिसर्च कर पाओ। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिकॉज इट विल फाइंड इफ एनीवन हैज डन द वर्क बिफोर। नेक्स्ट, द लिटरेचर रिव्यू विल एग्जामिन। सो इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि लिटरेचर रिव्यू क्या एग्जामिन करता है। तो जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि लिटरेचर रिव्यू का इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसका रीजन क्या होता है, क्यों हम रिसर्च में लिटरेचर रिव्यू करते हैं। और इस क्वेश्चन में हमें लिटरेचर रिव्यू का बेसिकली यूज पूछ रहा है, एप्लीकेशन पूछ रहा है कि लिटरेचर रिव्यू को हम किस तरीके से एग्जामिन करते हैं, उसको किस तरीके से एग्जामिन करना चाहिए, ये पूछ रहा है हमें। सो लिटरेचर रिव्यू अगेन मैं आपको बता दूं कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। लिटरेचर रिव्यू में जो भी पुराने रिसर्चर्स ने रिसर्च की होती है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे सारी इंफॉर्मेशन शॉर्ट में प्रेजेंट होती है, सिस्टमैटिकली सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, ताकि दूसरे रिसर्चर उस इंफॉर्मेशन को रीड कर सके और देखे कि नॉलेज में क्या गैप है, उस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या गैप है, और उस गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं बेसिकली लिटरेचर रिव्यू से। और लिटरेचर रिव्यू से भी रिसर्चर अपना जो प्रॉब्लम है जिन पर उनको रिसर्च करना है और प्रॉब्लम वहां से चुन लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। सो आपको याद रखना है। अब लिटरेचर रिव्यू में हम किस तरीके से एग्जामिन करते हैं, लिटरेचर रिव्यू में हम क्या एग्जामिन करते हैं, उस टॉपिक के बारे में क्या क्या हमें बताया जाता है लिटरेचर रिव्यू में, हम ये ऑप्शंस के थ्रू देखते हैं। सो ऑप्शन बी, सी एंड डी अगर आप देखते हो तो ऑप्शन बी में बता रहा है ओनली फैक्ट्स, ओनली वन साइड ऑफ मेन आर्ग्यूमेंट और ओनली ओपिनियंस। मतलब कोई टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में लिटरेचर रिव्यू क्या सिर्फ मीन्स ओनली फैक्ट बताता है, या ओनली वन आर्ग्यूमेंट बताता है कि पर्टिकुलर टॉपिक पे जो मेन आर्ग्यूमेंट है उसका सिर्फ एक ही साइड बताता है, या फिर ओनली ओपिनियन बताता है। सो नहीं, बल्कि टॉपिक के ऑल एस्पेक्ट्स को आपका लिटरेचर रिव्यू एग्जामिन करता है। मतलब आपका पर्टिकुलर मान लीजिए कोई टॉपिक है, उस टॉपिक का फैक्ट्स मतलब वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है फिर नहीं, किस तरीके से वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है, फैक्ट्स क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो हमें उस टॉपिक के बारे में बताया होता है, उससे हम एग्जामिन कर सकते हैं। फैक्ट्स क्या होते हैं, अगेन जो रियलिटी में एग्जिस्ट करे, जो इमेजिनेशन के बेसिस पर ना हो। सो याद रखिएगा, रिसर्च उन्हीं चीजों पर करी जाती है जो रियलिटी में एग्जिस्ट करे, ना कि जो इमेजिनेशन पर बेस्ड जो हम सोचते हैं, हमारी सोच पर नहीं हो, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हो उस पर रिसर्च की जाती है। तो उसी तरीके से मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ वन साइड, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई रिसर्चर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, मैं बोलूंगी कि उसका जो फर्स्ट मेथड है वो सही है, लेकिन दूसरे रिसर्चर जो रहेंगे वो बोलेंगे नहीं सेकेंड मेथड सही है। ओके, सो अगर मैं बोल रही हूँ फर्स्ट मेथड सही है, तो उसके पीछे मैं हर एक रीजन देखूंगी कि किस तरीके से वो फर्स्ट मेथड उनको क्यों सही लग रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्या होगा कि फर्स्ट मेथड अप्लाई कर कर उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर दूसरे रिसर्चर बोल रहे नहीं सेकेंड मेथड उनको सही लग रहा है, तो सेकेंड मेथड्स का क्या होगा, उसके पीछे जो जो लॉजिक होंगे, उनके रीजंस होंगे, वो सारे हम पता करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर ये फर्स्ट मेथड बोल रहे तो हम मान लेंगे कि हाँ फर्स्ट मेथड सही है, उसको एक ही साइड से नहीं देखेंगे, आर्गुमेंट को हर एक तरफ से देखेंगे, उसका बेनिफिट क्या होगा, उसको करने से हम किस तरीके से उसको हर यूज कर सकते हैं, यूज हो रहा है फिर नहीं उसका प्रैक्टिकल लाइफ में, उस तरीके से सारे उसके एक साइड नहीं बल्कि हर एक साइड से उसका, हर एक ओपिनियन हर एक साइड से उसका देखेंगे कि इसका बेनिफिट क्या हो रहा है उस पर्टिकुलर मेथड का। सो ओनली वन साइड ऑफ मेन आर्ग्यूमेंट ये भी नहीं बताता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी और सी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन इसी तरीके से ऑप्शन डी ओनली ओपिनियंस, कि ओनली रिसर्चर्स के ओपिनियंस बताते हैं, नहीं ओनली ओपिनियंस, ओपिनियंस का मतलब होता है कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी ओपिनियन उनकी राय क्या है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि उस टॉपिक के बारे में हर एक एक्सपर्ट से हर एक चीजों को बताता है कि उसका रियलिटी में हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसका बेनिफिट क्या होगा। अगर कोई आर्ग्यूमेंट है तो उसका ओनली एक ही साइड से हम उसको नहीं देखेंगे, उसको हर एक तरफ से हम देखेंगे, और सिर्फ ओपिनियंस भी नहीं देखेंगे बल्कि ये सारी चीजें देखेंगे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑल एक्सपर्ट्स ऑफ अ टॉपिक। सो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, what do you think might happen if you started a research project but had not written any clear research objectives?
तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि आपने अगर आपका रिसर्च स्टार्ट कर दी है, रिसर्च प्रोजेक्ट, आप जिस भी टॉपिक पर रिसर्च करें आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है, लेकिन आपने आपका प्रॉपर रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स नहीं मेंशन करे, मतलब उस रिसर्च से आपको क्या रिजल्ट जो मिलेंगे, उससे क्या सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट्स होगा, या फिर आप जो भी पर्टिकुलर जिस भी फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हो उसका प्रैक्टिकल लाइफ में उसका क्या हमें यूज हो रहा है, उसका क्या बेनिफिट होगा, हमें ये पता लगाना होता है। और ये हमें मेंशन करते हुए होता है कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हम किस लिए रिसर्च परफॉर्म करें। अगर आपने आपके रिसर्च में ऑब्जेक्टिव नहीं बताए, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव आपने क्लियरली मेंशन नहीं करा, आपने लिखा नहीं, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बेसिकली हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। चलिए हम एक एक कर ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, कंफ्यूजन अबाउट द लिमिट्स ऑफ स्टडी। यस, आपको बहुत कंफ्यूजन होंगी क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको बेसिकली किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिसर्च करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई ड्रग बना रही हूँ मैं अपने रिसर्च में, मुझे चाहिए कि मैं ये ड्रग जो है, इस ड्रग से जो पर्टिकुलर डिसीज से लोग सफर कर रहे हैं, वो उनकी जो डिसीज से वो सफर कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाए, वो क्योर हो जाए उस डिसीज से। मेरा एम क्या है कि लोगों को फायदा पहुंचाना, कि वो जो भी डिसीज से सफर कर रहे हैं उनको कुछ हेल्प मिल जाए इस ड्रग के थ्रू। यहाँ पर मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर रही हूँ, मतलब मैं ड्रग के थ्रू उनकी डिसीज को क्योर कर रही हूँ। मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि मुझे जो लोग उस पर्टिकुलर डिसीज से सफर कर रहे हैं उनको उन डिसीज से क्योर करवाना, ये बेसिकली मेरा एम है, मेरा ऑब्जेक्टिव है। अगर मैं ये नहीं सोचूंगी तो मैं क्या करूंगी, हर एक बहुत सारे मैं स्टडी करने लगूंगी, हर एक टॉपिक पर मैं स्टडी करने लगूंगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आप आपके ऑब्जेक्टिव मेंशन नहीं करते हो रिसर्च में, तो आपको जो स्टडी है, बहुत सारे आप स्टडी करोगे तो कोई लिमिट्स नहीं हो जाएंगे और आपको कंफ्यूजन हो जाएंगे। उसी तरीके से ऑप्शन बी, कलेक्शन ऑफ डेटा इज अनलिमिटेड। यस, आपको ऑब्जेक्टिव्स नहीं पता है तो आप क्या करोगे, सारे डेटा कलेक्ट करने लगोगे, हर एक आपको जो भी फेनोमेना आकर हो रहा है सारे इस पर आप डेटा कलेक्ट करने लगेंगे। फिर उसके बेसिस पर क्या हो जाएगा, आपके पास बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से अगेन आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि आप इतना सारा डेटा है, फिर उसको किस तरीके से आप ये करोगे, किस तरीके से उसको ऑब्जर्व करोगे, एनालाइज करोगे। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप आपके रिसर्च का ऑब्जेक्टिव प्रॉपर तरीके से लिखते नहीं हो तो आप जो है आपके पास जो भी डेटा है वो अनलिमिटेड कलेक्शन हो जाएगा डेटा का। देन ऑप्शन सी, आइडेंटिफाइंग बैरियर्स एंड कंसर्न। अगर आप आपके रिसर्च में ऑब्जेक्टिव मेंशन नहीं करते तो आपके जो रिसर्चेस में कुछ रुकावट आ सकती है, कुछ कॉन्सर्न्स हो सकते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि आप तो कर सकते हो ना रिसर्च। अगर आपने ऑब्जेक्टिव नहीं बताया तो आप कर सकते हो, आपके पास अनलिमिटेड आपके पास बहुत सारे लिमिट्स, कंफ्यूजन हो सकते हैं आपने जो भी स्टडी कर रहे हो उसमें, और अनलिमिटेड आपके पास डेटा कलेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमने ये कह सकते हैं कि आपकी रिसर्च में कुछ रुकावट आ सकती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी में राइट ऑप्शंस गिवन है। अगर आप आपके रिसर्च में ऑब्जेक्टिव नहीं मेंशन करते हो तो आपको कुछ स्टडी से रिलेटेड आपको कंफ्यूजन हो सकती है और आपके पास अनलिमिटेड डेटा कलेक्ट हो सकता है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए और बी। इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस। इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर आप कोई भी रिसर्च को स्टार्ट कर रहे हो तो आपके जो रिसर्च का प्रोसेस है, मतलब आपकी रिसर्च को एक पर्टिकुलर स्टेप्स में परफॉर्म करते हो, उसमें आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा, आप आपकी रिसर्च स्टार्ट कर रहे हो तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या परफॉर्म करोगे, कौन से ऑप्शन को आप परफॉर्म करोगे दिए गए ऑप्शंस में से। याद रखिए, अगर आप कोई भी रिसर्च परफॉर्म कर रहे हो, आपका जो भी एरिया ऑफ रिसर्च है, जिस भी रिसर्च टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हो, तो कोई भी अगर रिसर्च होने दो, अब किसी भी रिसर्च का फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। आप पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, आप पहले आपकी प्रॉब्लम को चूज करोगे, आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे कि किस प्रॉब्लम पर आपको रिसर्च करनी है। अगर आपने पहले आप प्रॉब्लम चूज कर लोगे तो उसी की बेसिस पर आगे आप स्टेप परफॉर्म कर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। आपको पहले प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो आगे आप रिसर्च कैसे कर पाओगे। याद रखिए, फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी रिसर्च को और रिसर्च को स्टार्ट करने के लिए कि हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें जिस पर आपको रिसर्च करनी है। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए, सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, मतलब आप सर्वे कंडक्ट करवा रहे हैं।
सर्वे का मतलब होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, जैसे क्वेश्चनर्स हो गए, इंटरव्यू हो गए, ऑब्जर्वेशंस हो गए, सो इन सारे मेथड्स के थ्रू आप रिसर्च में आपके डेटा कलेक्ट करवाओगे। सो याद रखिएगा, अगर आपको रिसर्च का टॉपिक ही नहीं पता है, मतलब आप जो प्रॉब्लम पर आपको रिसर्च करना है प्रॉब्लम ही नहीं पता है, तो आप पहले डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, आप सर्वे कैसे कंडक्ट करवाओगे। सो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी, सर्चिंग फॉर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अगेन आपके पास, अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता है, आपके पास प्रॉब्लम ही नहीं है कि आपको जिस टॉपिक पर आपको रिसर्च करना है आपको यही नहीं पता है, तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे, उसके लिए उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे सर्च कर पाओगे आप, अगर आपको पता ही नहीं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट, Who is responsible for plagiarism? इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि प्लेजरिज्म से, अगर प्लेजरिज्म अगर कोई परफॉर्म कर रहा है रिसर्च में, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। सो प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। प्लेजरिज्म का मतलब होता है, अगर आप आपके रिसर्च में किसी और रिसर्चर का कंटेंट वर्क यूज कर रहे हो, मतलब आपकी रिसर्च है, उस रिसर्च में आप किसी और रिसर्चर का कंटेंट, उनका वर्क, उनका आइडिया यूज कर रहे हो और उनको मेंशन नहीं कर रहे हो, उनको प्रॉपर आप साइट नहीं कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं प्लेजरिज्म। सो प्लेजरिज्म का अगर बेसिकली हम मीनिंग देखें तो कॉपिंग होता है, क्योंकि आप कॉपी कर रहे हो, किसी और का कंटेंट ले रहे हो, उनके आइडियाज, उनके वर्क को आप क्या कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो। तो ये हम उसे हम कहेंगे प्लेजरिज्म। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि प्लेजरिज्म के लिए, अगर प्लेजरिज्म अगर आप आपके रिसर्च में परफॉर्म करें तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। सो हम अगेन एक एक कर सारे ऑप्शंस देख लेंगे और पता करेंगे कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, लेक्चरर्स एंड सुपरवाइजर्स। मतलब आपके रिसर्च में प्लेजरिज्म आप परफॉर्म कर रहे हो तो लेक्चरर्स एंड सुपरवाइजर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, नहीं, क्योंकि लेक्चरर्स तो लेक्चर लेते हैं, सुपरवाइजर ऑब्वियसली ये रिसर्च नहीं परफॉर्म कर रहे तो ये प्लेजरिज्म कैसे परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी, द पार्टिसिपेंट्स। मतलब आप आपके रिसर्च में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनके थ्रू आप डेटा कलेक्ट करोगे उनको हम कहते हैं पार्टिसिपेंट्स। तो पार्टिसिपेंट्स प्लेजरिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी, इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन मतलब जिस इंस्टीट्यूशन से आप रिसर्च कर रहे हो, जिसने आपको फंड प्रोवाइड किए हैं, सो बेसिकली उन्हें हम कहते हैं इंस्टीट्यूशंस। सो इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं रिसर्च में वो भी प्लेजरिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, द रिसर्चर। मतलब जो रिसर्च परफॉर्म कर रहे हैं उनसे प्लेजरिज्म हो सकता है, वो प्लेजरिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। मान लीजिए मैं रिसर्चर हूँ, रिसर्चर कौन होते हैं, जो रिसर्च करते हैं। मैं रिसर्च कर रही हूँ और मैंने अपने रिसर्च में किसी और रिसर्चर का मैंने अपने क्या कर ली, वर्क ले ली, और मैंने उस रिसर्चर का प्रॉपर नेम मेंशन नहीं करा। तो ये क्या किया मैंने, यहाँ पर कॉपी कर लिया, बेसिकली उनका वर्क मैंने चुरा लिया, तो उसे हम कहते हैं कॉपिंग। सो प्लेजरिज्म का बेसिकली मतलब होता है कॉपिंग। मतलब आप आपके रिसर्च में किसी और रिसर्चर का वर्क यूज कर रहे हो और उनको साइट नहीं कर रहे, तो हम ये कहेंगे कि आपने प्लेजरिज्म परफॉर्म किया। और प्लेजरिज्म के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है आपके रिसर्चर, यानी आप खुद जो रिसर्च परफॉर्म करते हैं। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, द रिसर्चर। नेक्स्ट, रिसर्च बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी रिसर्च जो एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होती है उस रिसर्च को हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसी रिसर्च जिसमें रिसर्चर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और रिसर्चर अपने ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंस की बेसिस पर रिसर्च परफॉर्म करते हैं, उस रिसर्च को हम कहते हैं एम्पायरिकल रिसर्च। तो याद रखिएगा, एम्पायरिकल रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, चीजों को टेस्ट करते हैं, एंड देन ऑब्जर्वेशन, उनके ऑब्जर्वेशन के, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर रिसर्च परफॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं एम्पायरिकल रिसर्च। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन हम रिमेनिंग ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए, क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च क्या होती है, क्लिनिकल रिसर्च में पीपल के हेल्थ या फिर इलनेस के बारे में रिसर्चर स्टडी करते हैं। सो क्लिनिकल रिसर्च, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज क्लिनिकल रिसर्च में रिसर्चर ऑब्जर्वेशन और उनके एक्सपीरियंस को आगे नहीं रख सकते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर क्या करते हैं, बेसिकली हाइपोथेसिस को
टेस्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और ये देखते हैं कि जो वेरिएबल्स है उनके बीच में कैसा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर वो क्या कैसा इफेक्ट बता रहा है। सो अगेन यहाँ पर ऑप्शन बी भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी लेबोरेटरी रिसर्च। लेबोरेटरी रिसर्च क्या होती है? ऐसी रिसर्च जो सिर्फ और सिर्फ लैब्स में परफॉर्म की जाती है उसे हम कहते हैं लेबोरेटरी रिसर्च। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ऐसी रिसर्च जो रिसर्च हो जिस रिसर्च में रिसर्चर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और रिसर्चर के ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंस पर वो रिसर्च बेस्ड होती है, उस रिसर्च को हम कहते हैं एम्पायरिकल रिसर्च। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, The kurtosis of any univariate normal distribution is। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल हो तो उस केस में आपकी kurtosis की क्या वैल्यू होगी। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हो, उसे हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे हम मेसोकॉर्टिक भी कहते हैं, उस केस में आपकी kurtosis जिसे हम बीटा 2 से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू हो जाती है आपकी 3 इक्वल टू 3। याद रखिएगा जब भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो मतलब कुछ इस तरीके से हो, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकॉर्टिक हो उस केस में आपके कर्टोसिस यानी बीटा 2 की वैल्यू 3 हो जाती है। देन हम रिमेनिंग कर्टोसिस के बारे में देख लेते हैं, जैसे लेप्टोकॉर्टिक। लेप्टोकॉर्टिक को हम पॉजिटिव कर्टोसिस भी कहते हैं। पॉजिटिव कर्टोसिस की वैल्यू और लेप्टोकॉर्टिक की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 3 होती है, याद रखिएगा। लेप्टोकॉर्टिक जिसे हम पॉजिटिव कर्टोसिस भी कहते हैं, उसकी वैल्यू 3 से ग्रेटर होती है। एंड प्लेटिकर्टिक की वैल्यू हमेशा 3 से लेस होती है और मेसोकॉर्टिक की इक्वल टू 3 होती है। प्लेटिकर्टिक जिसे हम नेगेटिव कर्टोसिस भी कहते हैं, याद रखिएगा। पॉजिटिव कर्टोसिस की 3 से ग्रेटर देन वैल्यू, 3 से ज्यादा वैल्यू होती है आपकी पॉजिटिव कर्टोसिस की, जिसे हम लेप्टोकर्टिक भी कहते हैं। नेगेटिव कर्टोसिस जिसे हम प्लेटिकर्टिक भी कहते हैं, उसकी वैल्यू 3 से कम होती है, लेस देन 3 होती है। एंड मेसोकर्टिक जिसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, उसकी वैल्यू उसकी कर्टोसिस की वैल्यू, इस केस में अगर आपका मेसोकॉर्टिक यानी आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल हो तो उस केस में आपकी कर्टोसिस की वैल्यू इक्वल टू 3 हो जाती है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर 3। नेक्स्ट, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर प्रेजेंटेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप प्रेजेंटेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और आप कैसे प्रिपेयर करोगे। सो हम एक एक करके सारे ऑप्शंस देख लेते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ई, राइटिंग मेन आर्ग्यूमेंट और कंक्लूजन। यस, मतलब आप आपके आर्ग्यूमेंट्स को लिखोगे। मेन आर्ग्यूमेंट्स मीन्स डिस्कशन, आप किस किस टॉपिक पर आपको डिस्कशन करना है, आपके आर्ग्यूमेंट्स क्या है, और कंक्लूजन मतलब एंडिंग, कि किस तरीके से आप एंड करोगे, सारी चीजें आप लिख लोगे। सो यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हो तो आप किस किस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हो वो सारा लिख लेते हो और आप आपके कंक्लूजन भी लिख लेते हो, एंडिंग। देन ऑप्शन बी, राइटिंग द मेन पॉइंट्स एज हेडिंग्स। यस, आप मेन पॉइंट लिख लेते हो, जैसे आपने हेडिंग लिख लिया कि मैंने इस टॉपिक पर, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, इस टॉपिक पर मैं कुछ डिस्कशन करने वाला हो, करने वाली हो। सो आप यहाँ पर टॉपिक्स लिख लेते हो, मेन हेडिंग लिख लेते हो और उसको याद रखते हुए, उसको देखते हुए आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी, timing the presentation and discuss the main issue by clear opening and closing line remarks। मतलब आपका जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हो आप एक टाइम डिसाइड कर लेते हो कि मैं इतने टाइम में अपना प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ या फिर देने वाली हूँ। सो आप जब आपका प्रेजेंटेशन देते हो तो आप आपके प्रेजेंटेशन की ओपनिंग मतलब आप बताते हो कि आपने, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर काम करा है तो मैं उसकी ओपनिंग बताऊंगी अच्छी तरीके से कि मैंने इस टॉपिक पर काम करा है और ये आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आप इस तरीके से इसको डिस्कस करोगे, आप मेथड्स बताओगे और उसकी जो क्लोजिंग होंगी मतलब जो एंडिंग होंगी, जो आपका कंक्लूजन होगा, उससे जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं आप उसको क्लियरली बताओगे ताकि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी तरीके से लोगों को समझ में आ जाए। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा।
सो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, अगर आप प्रेजेंटेशन देते हो तो आप मेन हेडिंग्स लिख लेते हो जिसमें के बारे में आपको आर्ग्यूमेंट्स करना है, आप जिसके बारे में आपको डिस्कस करना है, और आर्ग्यूमेंट्स और कंक्लूजन भी आप लिख लेते हो, मतलब आपको किस तरीके से आप डिस्कस करने वाले हो, किन किन टॉपिक्स को लेकर आप डिस्कस करने वाले हो, एंडिंग किस तरीके से होने वाली है आपकी, और आप आपके प्रेजेंटेशन का टाइम डिसाइड कर लेते हो कि मैं इतने ही टाइम में अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगा और फिनिश कर दूंगा। एंड आपके जो प्रेजेंटेशन की ओपनिंग है एंड क्लोजिंग है इसको एक अच्छी तरीके से क्लियरली बताओगे ताकि आपके जो ऑडियंस है उनको समझ में आ जाए। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल दी अबव, बिकॉज ऑल द ऑप्शन ए बी एंड सी ये तीनों भी आपके ऑप्शंस राइट है, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।